गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में बायोकेमिस्ट्री में हमने क्या स्टार्ट किए थे आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है। और इसमें हमने जैसे अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपकी। ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट अमीनो एसिड, हमने उनके सिंगल लेटर वर्ड्स देखे थे। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने जो आपकी दो कैटेगरीज में जो अमीनो एसिड्स थे उनको स्टडी किया था। एक थे अमीनो एसिड्स विद हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स। ठीक है। तो इनके हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे थे और जो भी पॉइंट्स थे आपके हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स। सो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स में कौन सा था? ग्लाइसिन, एलनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन एंड प्रोलिन। ये हमारी कैटेगरी वन थी। हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर होते हैं और उसके साथ ही एलिफेटिक थे। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में हमने कौन से अमीनो एसिड पढ़े थे? दैट इज एरोमेटिक, मतलब ये भी रिलेटिवली नॉन पोलर ही होते हैं बट एरोमेटिक आर ग्रुप्स। ठीक है। एरोमेटिक आर ग्रुप्स में फिनाइल एलेनिन, दैट इज एफ, टायरोसिन वाई एंड ट्रिप्टोफैन डब्ल्यू। ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। दूसरी कैटेगरी में हमने कौन से पढ़े थे? अमीनो एसिड्स विद एरोमेटिक आर ग्रुप्स। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हमने कल स्टडी करी थी और इसमें हम लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे आपका कि जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनकी जो एब्जॉर्बेंस है वो हम कौन सी वेवलेंथ पे लेते हैं? 280 पे। प्रोटीन्स की एब्जॉर्बेंस जो है वो हम लेते हैं 280 नैनोमीटर। और इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था, ये जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्हीं की वजह से एब्जॉर्बेंस हम 280 पे लेते हैं। ठीक है। एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है यूवी विजिबल, मतलब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो जैसे इसमें हम एक लॉ की भी बात करते हैं जिसे बोलते हैं हम आपका बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है। क्योंकि ये लॉ ही जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपके पास एक क्यूबिट होती है। ठीक है। अब उसके अंदर जैसे यहां पर तो अभी हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं तो देर विल बी ए सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन का सॉल्यूशन होता है और यहां से आप लाइट पास कराते हो। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो लाइट बेसिकली आप पास कराते हो उसकी इंटेंसिटी होती है आई नॉट। ठीक है। और मे बी जो लाइट बाहर आ रही है उसकी इंटेंसिटी है आई। ठीक है। एल यहां पर पाथ लेंथ होती है और सी यहां पर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है। मतलब इसमें बियर लॉ हमें क्या बताता है कि जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसे बोलते हैं हम बियर लॉ। एंड एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका लैम्बर्ट लो। क्या बोलते हैं? लैम्बर्ट लो। दैट इज लैम्बर्ट लो। ठीक है। तो यहां से एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल आ गई? ई लैम्डा डॉट सी डॉट एल। ठीक है। और इसमें ई लैम्डा क्या होता है आपका? मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। ई लैम्डा क्या होता है आपका? मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। ठीक है। अब देखो मेनली यहां पर हमने एक्चुअली हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तो चलो बेसिक होता है बट थोड़ा सा हमें क्वेश्चन से पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा ना ये जनरली टेक्निक्स में आएगा। ठीक है। बट आपको जैसे मैंने बताया ना कि इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वाई वी आर टेकिंग एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर, उसके पीछे रीजन है एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है। देखो ये मैंने आपको कल भी बताया था
इसमें हमने कोई रिएक्शन नहीं करानी, हमने प्रोटीन को किसी रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कराना, कोई कलर नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे भी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आप प्रोटीन को एक स्पेसिफिक एजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे, कलर आएगा। फिर वो कलर के बेसिस पे जनरली हम विजिबल रेंज में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि 280 जो है वो कौन सी रेंज में आएगा, आपका यूवी रेंज में। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि हमें ये देखना था कि ये जो इंडिविजुअल अमीनो एसिड है, जैसे आपके पास फिनाइल एलेनिन है, ठीक है, आपके पास टायरोसिन है, आपके पास ट्रिप्टोफैन है, तो ये कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं? तो फिनाइल एलेनिन मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? फिनाइल एलेनिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है 257, टायरोसिन 275 और ट्रिप्टोफैन 280। एक होती है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, ठीक है, क्योंकि ये इनकी मैक्सिमम है। बट हमने एक वैल्यू वो ले ली ना कि जिसपे सभी एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ एक। जैसे मान लो ये ग्राफ है। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ये ग्राफ किसका शो किया आपको? एक ग्राफ शो करा है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ फिनाइल एलेनिन। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम जो है वो कब आ रही है? दैट इज एट 257। ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो जो ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्बेंस कहाँ पे दिखा रहा है? जैसे आपने 280 बताया, इसका अराउंड 275। ठीक है। मतलब मेनली क्या होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ही उस पर ही दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे वही बात होगी, अब जैसे आप देखो, अगर हम इस ग्राफ के हिसाब से देखें तो फिनाइल एलेनिन तो आप देखो 280 के अराउंड एब्जॉर्बेंस नहीं दिखा रहा है। तो मेनली आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ रही है वो मेनली टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन की वजह से ही आ रही है। ठीक है। बट वही है, क्योंकि देखो इट इज, ये तो हम एक सिंपल सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, बाकी और भी फैक्टर हो सकते हैं ना, कि वो जैसे प्रोटीन का सॉल्यूशन है, या जो अमीनो एसिड की प्रेजेंस कहाँ पर है, देर में भी सो मैनी फैक्टर। ठीक है। बाकी ये भी मैटर करेगा कि अमीनो एसिड का नंबर कितना है। जैसे अगर प्रोटीन में ट्रिप्टोफैन ज्यादा है, टायरोसिन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्बेंस भी आपको ज्यादा देगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जो एब्जॉर्बेंस आ रही है, उसके पीछे रीजन मेनली ट्रिप्टोफैन टायरोसिन है। ठीक है। तो इसलिए हम एब्जॉर्बेंस कौन सी वेवलेंथ पे लेके चलते हैं? 280 नैनोमीटर। ठीक है। अब इस पे बेस चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर देखो आपको क्या दिया हुआ है। मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ फिनाइल एलेनिन इज 200 मोलर इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। हमें यहां पर क्या गिवन है? मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एट 257 नैनोमीटर। अभी हमने लिखा ना, फिनाइल एलेनिन मैक्सिमम 257 को एब्जॉर्ब करता है। व्हाट कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर? हमें कंसंट्रेशन किस पे निकालनी है? ग्राम पर लीटर ऑफ दिस अमीनो एसिड will give an absorption of 1 in a cell of 0.5 सेंटीमीटर पाथ लेंथ एट 257 नैनोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? आपको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट गिवन है। आपको, जैसे आपके इस फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई लैम्डा, मतलब ई लैम्डा सबस्क्रिप्ट में होता है कि हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, डॉट सी डॉट एल। ठीक है। ए मुझे यहां पर, बेसिकली मुझे यहां पर ए गिवन है, जैसे ए कितना गिवन है? 1। ई लैम्डा भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है। मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है। बट उसने कहा कि कंसंट्रेशन आपने ग्राम पर लीटर में निकालनी है। किस में निकालनी है? ग्राम पर लीटर में। तो बताओ कैसे करेंगे इसे? करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई। अब देखो यहां पर आपको एब्जॉर्बेंस कितनी गिवन है? 1। ठीक है, 1 मैंने यहां लिख दिया। ई लैम्डा इज 200। ठीक है। इंटू सी, और लेंथ कितनी है आपकी? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। तो आप देखो ना, इसी हिसाब से जो आपका आंसर आएगा, क्योंकि जैसे अब ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये क्या है? इज मोलर इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब नीचे मोलर है, नीचे सेंटीमीटर है। ठीक है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा। तो ये जो कंसंट्रेशन आएगी,
क्योंकि जो आप निकाल रहे हो उसमें क्या कर रहे हो कि कंसंट्रेशन जैसे मोलर उधर चला गया, ठीक है, और दैट इज 1/200 इंटू 0.5, वो होता है 100। तो इस हिसाब से तो कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.01 मोलर। बट ये मोलर है, ठीक है। अब मोलर और ग्राम पर लीटर में फर्क है, ठीक है। एक्चुअली हमें ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है। अब जैसे हम पढ़ते थे ना, मोलैरिटी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर एक्चुअली मुझे क्या करना है ना, ये जो कंसंट्रेशन है, जैसे आपने लिखा 1 = 200, यहां पर आपको लिखना है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 0.5। मुझे ये निकालना है, बट इसके लिए मुझे मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, ठीक है। अब जैसे फिनाइल एलेनिन का मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाया था, मतलब मैं आपको और भी आइडिया दूंगा, जैसे मान लो, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अलग है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने ग्लाइसिन है, एलेनिन है, क्योंकि सभी का स्ट्रक्चर अलग है तो वेट अलग होगा। बट जैसे मैं आपको फिनाइल एलेनिन का दिखाता हूँ, तो उसका हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, CH2C, यहाँ पे आप चाहे COH लिख दो, यहाँ पे NH2, और यहाँ पर H। ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनाइल एलेनिन का, ठीक है। फिनाइल एलेनिन के अंदर ये जो रिंग होती है, ये होती है C6H5, ठीक है। तो C6H5 यानी इसका वेट है 77। ये CH2 है तो इसका वेट है 14। एक हाइड्रोजन है, ये 1, ये कार्बन 12, ये NH2 होगा 16, और ये होगा आपका 45, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड करूं, 77 + 14 91, 92, 92 + 12 104, +16 120, 120 + 45 इज 165, ठीक है। अब जैसे मान लो वही होगा ना, अब ऐसे आप हर एक अमीनो एसिड का या तो वेट हमें याद हो, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना, एक एवरेज वेट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एवरेज वेट वैसे तो 128 होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब प्रोटीन का पार्ट बनता है कोई भी अमीनो एसिड, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो हम वेट 110 लेके चलते हैं प्रोटीन के अंदर। वैसे अगर आप एवरेज वेट निकालोगे तो मान लो 128 है। मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, आपने 20 अमीनो एसिड्स के वेट को ऐड करा, 20 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी तो वैसे भी हम चलो इंडिविजुअल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, बट प्रोटीन के अंदर जो वेट है वो हम 110 लेके चलते हैं, क्योंकि जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है, वो एक उसका एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता ही निकलता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि उसको दोनों तरफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाना होता है। तो अब 165 है। अब 165 के हिसाब से, मतलब 1 = 200, गिवन वेट मैंने निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 165। तो यहां से मैं गिवन वेट निकाल लूंगा, विच कम्स आउट टू बी 165/100, और इसका आंसर क्या होगा, 1.65 ग्राम पर लीटर। अब देखो क्या ना, अब मैंने तो यहां पे वेट निकाला, अगर हम एवरेज भी लेके चले, जैसे एवरेज 128 है, अगर मैं 128 पुट करता तो क्या आंसर आता, 1.28 ग्राम पर लीटर, ठीक है। आप देखो आउट ऑफ 4 वैल्यूज, ना तो ये 1.28 के पास है, ना ये पास है, ना ये पास है, एक ही वैल्यू 1.28 के पास है। सो आंसर कितना होगा आपका, 1.65। मतलब मुझे यहां पर जरूरी नहीं था कि मैं फिनाइल का वेट निकालूं। अगर मुझे ये पता है कि एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एक अमीनो एसिड का कितना होता है, तब मैं इस क्वेश्चन को कर लेता। अब देखो वही होता है ना, फॉर्मूला पता होना इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना वो प्रैक्टिस से आता है। फॉर्मूला यही है, आप जितने बीयर लैम्बर्ट लोगे ज्यादातर क्वेश्चन हम करेंगे, फॉर्मूला मैं यही अप्लाई करूंगा, ठीक है। बट ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे, बट द फॉर्मूला इज सेम। अगर तो कंसंट्रेशन उसने मेरे से मोलर में पूछी होती, तब आंसर 0.01 नहीं था। बट क्योंकि कंसंट्रेशन उसने मेरे से ग्राम पर लीटर में पूछी है, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। बिना मॉलिक्यूलर वेट के मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ये आपके सामने, ठीक है। मैं आपको चलो बताता हूं, आप इसको खुद ट्राई करोगे। जैसे क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, वो कह रहा है प्रोटीन है, उसमें एक ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। उसमें क्या है, देर इज 1 ट्रिप्टोफैन एंड 1 टायरोसिन, ठीक है। एक ट्रिप्टोफैन है, एक टायरोसिन है इन इट सीक्वेंस,
ठीक है। एज्यूम मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एट 280 नैनोमीटर ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, जैसे ई लैम्डा ट्रिप्टोफैन का अलग है, टायरोसिन का अलग है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट वुड बी द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दैट प्रोटीन अगर एब्जॉर्प्शन आपकी 0.90 आ रही है। अब इसका क्या मतलब है, एब्जॉर्बेंस यहां पर मतलब दो की वजह से आ रही है, एक तो ट्रिप्टोफैन और एक आपका टायरोसिन, ठीक है। जैसे पाथ लेंथ अगर नहीं गिवन है तो आप उसको 1 लेके चल सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्बेंस ये कंसेंट्रेशन प्रोटीन की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके पास एब्जॉर्बेंस आ रही है वो आ तो ट्रिप्टोफैन टायरोसिन से रही है, बट उसी के बेस पे तो आप प्रोटीन की कंसेंट्रेशन बता रहे हो ना। अब यहां पर कितनी एब्जॉर्प्शन कितनी देखी है, 0.90, एब्जॉर्बेंस हमें गिवन है, ठीक है। ई लैम्डा ट्रिप्टोफैन का कितना है, 3000, इंटू सी लिख दो, L1 ही है, प्लस 1500 इंटू सी, मतलब 0.90 किसके इक्वल आ गया, 4500 सी। अब सी को हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे अब 2 मिली मोलर भी ऑप्शन है, 0.2 मिली मोलर भी है, 0.02 मिली मोलर भी है, तो आपको बताओ सी कितना आएगा, 0.90 डिवाइडेड बाय 4500। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। 0.90 बाय 4500 क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ यानी 0.02 आ रहा है। अब देखो सी को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, जैसे इसको मैं 90/100 या 9/10 लिख सकता हूं, 9/10 इंटू 4500, ठीक है, 9/10 इंटू 4500। हम्म। नहीं, अब 90/100 लिखो या 9/10 लिखो एक ही बात है ना। अब मुझे आंसर जैसे मिली मोलर में चाहिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9/45 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब 9/45 कितना आएगा, 0.2, 0.2 इंटू 10⁻³ तो इसका आंसर क्या होगा, 0.2 मिली मोलर। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है, अब हमें मान लो क्वेश्चन करने की अप्रोच भी पता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन सही नहीं करेंगे फिर भी आंसर गलत है, क्योंकि देखो ना ऑप्शन उसने 2 भी दिया है, 0.2 भी दिया है, 0.02 भी दिया है, क्योंकि मिली कितना होता है, -3। मेरा आंसर जो है वो मिली मोलर में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता ना सिर्फ प्रोटीन्स ही हैं, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल और भी, जैसे हमने डीएनए की बात करी थी कि डीएनए जो है वो 260 पे एब्जॉर्बेंस दिखाता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग होते हैं, जैसे पिगमेंट्स होते हैं आपका, जैसे एनएडीएच होता है, अलग अलग, मतलब जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे तब हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे हमें एब्जॉर्बेंस पता है, उस बेस पे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जितनी प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी एब्जॉर्बेंस आपकी ज्यादा आएगी, ठीक है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब यहां पर आपको ग्राफ दे रखा है, द एब्जॉर्बेंस वैल्यूज ऑफ डाई measured at 600 नैनोमीटर वर प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन। जैसे एब्जॉर्बेंस दे रखी है
और यहाँ पर डाई की कंसंट्रेशन है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ डाई इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द कंपाउंड इन मोलर इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन। हमें यहाँ पर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट निकालना है और पाथ लेंथ हमें यहाँ पर कितनी की बना है, 1 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ई लैम्डा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में पता ही है कि एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई लैम्डा डॉट सी डॉट एल। ठीक है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ई लैम्डा डॉट सी डॉट एल। ठीक है, लेंथ हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। कंसंट्रेशन, अब देखो क्या होता है, जो हमारे पास ग्राफ है वहीं से हमें एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन जो है वो उसी में से ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना जैसे लीनियर है, जैसे मान लो आपने कहा कि जैसे अब 6 है, 6 पे एब्जॉर्बेंस आ रही है 0.2। ठीक है, ऐसे ही 9 होगा तो 0.3, ऐसे 12 होगा तो 0.4, ऐसे 15 है तो इट विल बी 0.5 होगा। ठीक है, 18 आ रहा है तो 0.6 होगा। तो आप कोई भी ले लो, जैसे जैसे मान लो मैं 0.4 ले लेता हूँ कि 0.4 कब आ रही है, एब्जॉर्बेंस आ रही है जब कंसंट्रेशन 12 है। तो लीनियर चल रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी ले सकते हो इसमें से, जैसे मैंने 0.4 और 12 लेता हूं, तो एब्जॉर्बेंस मेरी है 0.4। ठीक है, ई लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ई लैम्डा हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्बेंस है 0.4। ठीक है, ई लैम्डा हमने निकालना है, तो कंसंट्रेशन कितने हैं यहाँ पर, 12 मिली मोलर। ठीक है, 12 मिली मोलर। ठीक है, और लेंथ कितनी है हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें, क्योंकि ये चीज हमें मिली मोलर में गिवन है, लेकिन आंसर मुझे चाहिए मोलर में। ठीक है, तो मेरे को इसको जो मिली मोलर है उसको मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इट शुड बी 0.4 शुड बी इक्वल टू ई लैम्डा डॉट 12 इंटू 10⁻³ इंटू 1। ठीक है, अब यहां से ई लैम्डा क्या आ जाएगा, 0.4/12। अब ये ऊपर चला जाएगा 1000, क्योंकि 10⁻³ ऊपर चला गया, तो ये कितना रह गया, ये इट विल बी 400/12। यही होगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 33.3 आपका इन मोलर इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन। ठीक है, 33.3। देखो क्या होता है ना, जस्ट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको पता है कि मेरे पास ये एब्जॉर्बेंस है ई लैम्डा सी डॉट एल है, जैसे एल तो गिवन ही होता है, नहीं गिवन है तो 1 ले लेना है। अब वो ज्यादा से ज्यादा या तो सी निकालने को बोलता है या ई लैम्डा निकालने को बोलेगा या एब्जॉर्बेंस। अब मेरे को पता है यहां पर सिर्फ मुझे लेंथ गिवन थी, लेकिन ये जो मुझे ग्राफ गिवन है, यहीं से मैंने एब्जॉर्बेंस और यहीं से मैंने कंसंट्रेशन जज करनी थी और मैंने ई लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट यही था कि आपको, अगर आप इसको नहीं करते फिर आंसर आप बी निकालते, क्योंकि अगर आप इसको फिर क्या करते आप सीधा 0.4/12 निकाल देते, तो फिर वो आंसर 0.033 आ जाता, फिर वो गलत हो जाता। क्योंकि कंसंट्रेशन मुझे यहां पर मिली मोलर में गिवन है, आंसर मुझे मोलर में निकालना है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, यही ध्यान से देखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो है ही नहीं कुछ, फॉर्मूला तो सबको याद हो गया, बट जो क्वेश्चन हमें करना है उसके अंदर हमें क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो इजी भी बन सकता है, टिपिकल भी बन सकता है, बट आपको ध्यान से करना है बस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन ठीक से नहीं करी, अब चांसेस है ना बच्चा सीधा 0.4 को 12 से डिवाइड करेगा, आंसर लगा के आ जाएगा, वो उसको बड़ा कॉन्फिडेंट है कि मेरा तो आंसर ही सही है, बट घर आगे पता लग रहा है ये तो गलत है। तो अभी तो चलो हम लर्निंग फेज में होते हैं, बट एग्जाम्स में ये गलतियां करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमारे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव कैलकुलेशन अच्छी होगी तो वो हमें पेपर में हेल्प करेगा। ठीक है, आ गया समझ में ये। ठीक है, तो मैंने बस आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि बियर लैम्बर्ट लॉ की क्या एप्लीकेशन है। और देखो अभी तक हम प्रोटीन्स की बात करें, यहां पर उसने हमें कोई डाई दे दी, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ प्रोटीन्स का ही हम स्टडी करते हैं। आप कोई डाई होगी, मैंने आपको बताया ना आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, हर एक का
अलग अलग होगा, कौन सी वेवलेंथ पे आपने रीडिंग लेनी है, क्योंकि आप वही वेवलेंथ लोगे ना जिसको एब्जॉर्ब करता है। अब आप प्रोटीन को कहो कि मैं प्रोटीन को 600 दे देता हूँ, प्रोटीन एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो फिर क्या फायदा वो देने का, वो तो जितनी लाइट दोगे सारी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो जितनी आपने लाइट मतलब आई नॉट दिया, जितनी इंसिडेंट दी उतनी बाहर आ गई, तो उसमें तो सोल्यूशन ने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं करा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीएल लैम्बर्ट लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हमने कल दो कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया अमीनो एसिड्स की हमने पढ़ ली थी, जिसके अंदर आपके हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स और एरोमेटिक, ठीक है। आज हम बेसिक देखेंगे। बेसिक का मतलब वो अमीनो एसिड जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एसिडिक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और एक कैटेगरी हम पढ़ेंगे पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स विद पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स, अमीनो एसिड्स विद positively charged R groups, with positively charged R groups. Positively charged R groups, ठीक है। तो इसमें हम वो अमीनो एसिड देखेंगे जो बेसिक होते हैं, बेसिक मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो दैट इज, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक, बेसिक अमीनो एसिड्स। तो इसमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तीन अमीनो एसिड इस कैटेगरी में आते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं लाइसिन, कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, 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 NH3 पॉजिटिव। तो ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, लाइसिन का। किसका स्ट्रक्चर है ये, लाइसिन। लाइसिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका, के। लाइसिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका, के। अब जैसे इसमें कार्बन होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। एक्चुअली जब भी हम एप्सिलॉन कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब हम लाइसिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लाइसिन। जैसे ये कार्बन तो सभी में अल्फा ही होता है, बट बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, तो एक्चुअली इसमें जो साइड चेन है, इट इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। साइड चेन क्या कैरी कर रही है आपकी, पॉजिटिव चार्ज। दैट इज वाई, तभी हम इसको क्या बोलते हैं आपका, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। दैट इज लाइसिन। सेकंड इस कैटेगरी में होता है आपका आर्जिनिन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, 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 then we have NH, C double bond NH2 positive and NH2, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज आर्जिनिन। और इसमें जो साइड चेन होती है उसे बोलते हैं हम ग्वानिडीन साइड चेन, ठीक है। अगर मैं ग्वानिडीन साइड चेन की बात कर रहा हूं तो मैं कौन से अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, आर्जिनिन। ये जो स्पेसिफिक साइड चेन है इसको हम क्या नाम देते हैं आपका, ग्वानिडीन साइड चेन, ठीक है। तो ये आपका आर्जिनिन। आर्जिनिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड होता है आपका आर, आर्जिनिन, ठीक है। तो ये आपका, इस साइड चेन को हम क्या नाम देते हैं, ग्वानिडीन साइड चेन, ग्वानिडीन साइड चेन, ठीक है। एक्चुअली जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ DNA, ठीक है, क्योंकि DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है,
और हिस्टोन को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोटीन्स। क्यों बेसिक प्रोटीन बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर लाइसिन आर्जिनिन ज्यादा होता है, ठीक है। हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। हिस्टोन किस में रिच होते हैं आपके? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, histone proteins are rich in lysine and arginine. लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टोन प्रोटीन्स किस में रिच होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हिस्टिडिन। कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, C, NH, डबल बॉन्ड CH, then CH, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH, NH, इधर आपका CH होता है, एंड देन वी हैव N, NH पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है आपकी? ये होता है हिस्टिडिन। इसमें ये जो रिंग होती है इसे बोलते हैं हम इमिडाजोल रिंग। इसे हम क्या बोलते हैं आपकी? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग किसमें होती है आपकी? हिस्टिडिन में, ठीक है। दिस इज हिस्टिडिन। ठीक है, इसमें ये जो रिंग है इसको हम क्या नाम देते हैं? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग, ठीक है। अब इसमें एक पी के वैल्यू होती है, एक्चुअली जो हिस्टिडिन की साइड चेन है इसकी जो पी के वैल्यू है वो होती है 6। अभी हम पढ़ेंगे आगे पी के वैल्यू क्या होता है। अभी बस फिलहाल याद रखना कि इसकी जो पी के वैल्यू है साइड चेन की, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। या जिसको हम बोलते हैं कि इट इज नियर न्यूट्रलिटी। अभी हम बाकी साइड चेन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी बस फिलहाल आप ये याद रखो कि जो हिस्टिडिन की साइड चेन है उसकी पी के वैल्यू कितनी कितनी होती है? 6, ठीक है, विच इज नियर न्यूट्रलिटी, ठीक है। इसी वजह से ये जो हिस्टिडिन है इसका बफरिंग एक्शन होता है। जैसे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सा अमीनो एसिड का बफरिंग एक्शन होता है। बफर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स किसका बफरिंग एक्शन होता है? तो हिस्टिडिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड जिसका बफरिंग एक्शन होता है, ठीक है। किसका बफरिंग एक्शन होता है आपका? हिस्टिडिन का। हिस्टिडिन इज वन ऑफ द अमीनो एसिड जिसका बफरिंग एक्शन होता है, ठीक है। कौन सा एक्शन होता है आपका? बफरिंग एक्शन, ठीक है। तो लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया और आपका हिस्टिडिन। ऐसे नेक्स्ट इस कैटेगरी में, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे उसमें आते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो जब भी बेसिक अमीनो एसिड्स की बात होती है तो उसमें लाइसिन, आर्जिनिन और आपका हिस्टिडिन आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है अमीनो एसिड्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप्स, with negatively charged R groups. अमीनो एसिड्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप्स जिन्हें हम क्या बोलेंगे आपके? दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड्स। जिस कौन से अमीनो एसिड बोलेंगे आपके? एसिडिक अमीनो एसिड्स विद नेगेटिवली चार्ज्ड R ग्रुप्स। तो इसमें बेसिकली एस्पार्टिक एसिड और क्या आता है आपका? ग्लूटामिक एसिड्स। तो इन्हें हम कौन से अमीनो एसिड बोलते हैं आपके? एसिडिक। तो इसमें एक अमीनो एसिड तो आपका आ गया एस्पार्टिक एसिड, दैट इज कार्बन, CO नेगेटिव,
NH3 पॉजिटिव H CH2CO नेगेटिव, मतलब इसको आप एस्पार्टेट बोल सकते हो। अगर यहाँ पे H लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं H ही लिख देता हूँ। सो इट इज एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड की सिंगल लेटर वर्ड होता है आपका D। दिस इज एस्पार्टिक एसिड। इसके लिए सिंगल लेटर वर्ड होता है आपका D। ठीक है, और सेकंड इस कैटेगरी में आता है आपका ग्लूटामिक एसिड। H CH2CH2COH, दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड में ये साइड चेन है आपकी CH2COH, और ग्लूटामिक एसिड में ये साइड चेन है आपकी। और इसके लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका E, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें, क्योंकि इसमें जैसे होगा ना COH हाइड्रोजन है लूज करेगा तो वो CO नेगेटिव बनाएगा, तो इनकी साइड चेन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, देखो अलग अलग प्रोटीन है ना, सभी के अंदर ऑब्वियसली आपको अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स किस में रिच होते हैं आपके, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें बाकी नहीं होते हैं, तो इट डिपेंड्स ना, जैसे अलग अलग प्रोटीन है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, किसी पे पॉजिटिव है, तो वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन कैसी है। ठीक है, ये होगी हमारी फोर्थ कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे जिसमें अमीनो एसिड्स विद पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स विद पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप्स। अमीनो एसिड्स विद पोलर comma uncharged R groups. Polar comma uncharged R groups. ठीक है, तो इसमें आता है आपका सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम सेरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेरिन, कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H CH2OH, CH2OH। ठीक है, ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर OH ग्रुप है। ठीक है, एक्चुअली तीन अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। एक तो ये सेरिन, एक थ्रियोनिन और एक टायरोसिन। टायरोसिन जो हमने पहले एरोमेटिक में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सेरिन है। सेरिन का सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका, एस, सेरिन। सिंगल लेटर वर्ड फॉर सेरिन इज एस। ठीक है, सेकंड अमीनो एसिड इस कैटेगरी में आता है थ्रियोनिन, कार्बन, CO नेगेटिव, कार्बन, COH, HCH3। ठीक है, अब ये एक ऐसा अमीनो एसिड है, जैसे हमने पहले एक अमीनो एसिड डिस्कस किया था आइसोल्यूसिन, जिसके अंदर 2 कायरल कार्बन थे। थ्रियोनिन भी एक ऐसा अमीनो एसिड है, जैसे इसमें ये एक कायरल कार्बन है और ये भी कायरल है। ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसके अंदर OH ग्रुप होता है। क्या होता है, OH ग्रुप। ठीक है, दिस इज थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन के अंदर मैंने आपको एक खास बात क्या बताई कि इसके अंदर 2 कायरल कार्बन होते हैं। थ्रियोनिन में क्या होते हैं आपके, 2 कायरल कार्बन। थ्रियोनिन में क्या होते हैं आपके, 2 कायरल कार्बन। ठीक है, नाउ व्हाट इज समथिंग स्पेशल अबाउट सीरिन थ्रियोनिन। जैसे एक तो इनमें जैसे OH ग्रुप है। ठीक है, तो जिन अमीनो एसिड में OH ग्रुप होते हैं, एक तो उनकी फॉस्फोर रिलेशन हो सकती है। उनकी क्या हो सकती है,
फॉस्फोराइलेशन, उनकी क्या हो सकती है, फॉस्फोराइलेशन, कि इनके ऊपर क्या ऐड हो सकता है, फॉस्फेट, ठीक है। और दूसरा, इनकी क्या हो सकती है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एक तो इनकी फॉस्फोरिलेशन हो सकती है, और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब देखो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक प्रोटीन है, जैसे हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन किसका बना हुआ है, जैसे ये अमीनो एसिड्स का। अब इसमें जहां पर ओ एच ग्रुप होता है, जैसे मान लो यहां पर ओ एच ग्रुप है, ठीक है, और भी कहीं और भी जगह पर ओ एच ग्रुप हो सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं। तो लेकिन उस सीक्वेंस में जैसे वो अमीनो एसिड होना चाहिए जो एक ओ एच हो। अब जहां पर ओ एच ग्रुप है वहां पर शुगर्स लग जाती हैं, क्या लग जाती हैं, शुगर्स, ठीक है, क्या लग जाती हैं, शुगर्स। इसे बोलते हैं हम ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम सेल पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के लिए मेनली कौन से अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके, सेरीन एंड थ्रियोनिन। अब इसमें क्या होता है, और एक चीज आपको भी ये भी याद रखनी है कि जो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है वो हमारे सेल के अंदर गोल्जी बॉडी में होती है, किसमें होती है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, ठीक है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन सेल में कहां पर होती है, गोल्जी एपरेटस। देखो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर लिंक टू द नेचर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, कि उसका नेचर कैसे है। जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर्स तो वहां पे ड्रॉ करने नहीं है, जैसे वो लिखेगा कि थ्रियोनिन के अंदर दो कायरल सेंटर होते हैं, तो ये मुझे याद होना चाहिए। आइसोल्यूसिन के अंदर दो कायरल सेंटर होते हैं, और कोई अमीनो एसिड है ही नहीं जिसके अंदर हमने ये कहा कि उसके अंदर टू कायरल सेंटर है, ठीक है। एक ग्लाइसिन एक कायरल था, ये एक आइसोलिसिन और थ्रियोनिन, ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, टू कायरल कार्बन, ठीक है। तो एक हो गया आपका सिरिन, एक हो गया आपका थ्रियोनिन, ठीक है। थर्ड इस कैटेगरी में है हमारे पास सिस्टीन, थर्ड अमीनो एसिड वी हैव सिस्टीन, कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H CH2SH, ठीक है। दो ही अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर होता है, एक हमने पहले डिस्कस कर लिया था मिथ्योनिन, और ये आपका सिस्टीन। ये कौन सा अमीनो एसिड आपका, सिस्टीन। और सिस्टीन के लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका, C, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो पल्सीज होती हैं वो जनरली डेफिशिएंट होती हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के अंदर, ठीक है। अब जो सिस्टीन है एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे मान लो आपके पास दो सिस्टीन है, क्योंकि दो सिस्टीन मिलके सिस्टाइन बनाते हैं, दो सिस्टीन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टाइन, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सिस्टीन ये बनाया, CO नेगेटिव, कार्बन, हाइड्रोजन, NH3 पॉजिटिव, CH2SH, CH2SH। अब देखो एक अमीनो एसिड ये है, ऐसे हमने दूसरा बनाया CO नेगेटिव, तो आपने बना दिया NH3 पॉजिटिव एंड CH2SH, CH2SH। अब होता है क्या कि जैसे यहां पर दो हाइड्रोजन और जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, टू हाइड्रोजन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू हाइड्रोजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जैसे मान लो जैसे ये CH2 आपका S और S, क्योंकि ये कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, CH2S। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं सिस्टाइन, जैसे दो सिस्टीन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टाइन। तो ये जो बॉन्ड बना है इसे हम क्या बोलते हैं आपका,
डाइसल्फाइड बॉन्ड। जहां जहां पर भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है, इसका मतलब वहां पे सिस्टीन होता है। मिथुनिन नहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, कौन बनाता है आपका? सिस्टीन। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्या बोलते हैं आपका? सिस्टाइन। क्या बोलते हैं? सिस्टाइन। सो दो सिस्टीन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टाइन। और जो डाइसल्फाइड बेसिकली बॉन्ड होते हैं, या जो डाइसल्फाइड लिंक्ड रेजिड्यूज होते हैं, वो स्ट्रांगली हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। तो एक जैसे एक नोट भी है कि द डाइसल्फाइड linked residues are highly hydrophobic. The disulfide linked residues are highly hydrophobic. Are highly hydrophobic. The disulfide linked residues are highly hydrophobic. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड अमीनो एसिड होगा इस कैटेगरी में, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके? सिस्टीन। ठीक है। अब देखो यहां पर एक्चुअली हमने कैटेगरी को क्या बोला हुआ है? पोलर, अनचार्ज्ड। देखो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे अब आपका, जैसे हम इसको ऐसे नहीं शो कर रहे कि ये CH2O नेगेटिव है। ठीक है, जैसे एक तो मैं इसको या तो ऐसे लिखूं कि ये, जैसे मैंने एस्पार्टेट ग्लूटामेट को लिखा था। ठीक है, क्योंकि ये जनरली अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इनकी पी के वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा कि ये CH2O नेगेटिव है। ठीक है, हम लिख रहे हैं पोलर अनचार्ज्ड। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे यहां पर बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, जैसे ये चलो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, अदरवाइज एक्चुअली जो सीरीन होता है ना, इसकी पी के वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये अपना हाइड्रोजन आयन ऐसे लूज ही नहीं करता। ठीक है, सिस्टीन चलो फिर भी कर देता है, उसकी पी के वैल्यू फिर भी थोड़ी कम होती है। बट ये सीरीन हो गया, ठीक है, थ्रियोनिन हो गया, इनकी पी के वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है पी के वैल्यू के बारे में। जैसे जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको पी के वैल्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको पता लगेगा कि एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि मैं जनरली सीरीन को ऐसे नहीं शो करता, जैसे मैंने एस्पार्टेट को मैं शो कर दूंगा, ग्लूटामेट को शो कर दूंगा, बट सीरीन को हम ऐसे शो नहीं करते। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन लूज ही नहीं करता जनरली, क्योंकि इसकी पी के वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पी के वैल्यू एक्चुअली हमें बस ये बताती है कि किसी ग्रुप की हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, अभी हम ये अमीनो एसिड्स पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको पी के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, या जैसे हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि दे विल गिव यू ए पेप्टाइड और उस पर चार्ज निकालो। लेकिन वो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको पी के वैल्यू पता होगी। ठीक है, पी के वैल्यू पता होगी और आपको अमीनो एसिड का नेचर पता होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले हमें अमीनो एसिड्स पता होने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ठीक है, उसमें हमें आइडिया होना चाहिए कि वो जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो, मतलब उनका स्ट्रक्चर, प्लस मतलब जैसा मैंने अब हमें ये पता होना चाहिए ना कि सीरीन थ्रीओनिन में OH ग्रुप होता है, हमें नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है, इसकी ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन होती है, तो ऐसे ऐसे हमें पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस कैटेगरी में एक एस्पाराजीन और एक ग्लूटामिन। ठीक है, नेक्स्ट इस कैटेगरी में हम क्या पढ़ेंगे आपका? एस्पाराजीन एंड ग्लूटामिन। सो फोर्थ अमीनो एसिड वी हैव दैट इज एस्पाराजीन। कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H, CH2, CONH2। इसे हम क्या बोलते हैं आपका? दिस इज एस्पाराजीन। मतलब जैसे वो एस्पार्टिक एसिड था, ये एस्पाराजीन है। मतलब ये एक तरह से अमाइड है। दिस इज एस्पाराजीन। और इसके लिए सिंगल लेटर वर्ड है आपका N। और लास्ट अमीनो एसिड जो इस कैटेगरी में आता है वो आता है ग्लूटामीन।
दिस इज योर ग्लूटामिन. दिस इज एस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन. ग्लूटामिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड होता है आपका क्यू. ग्लूटामिन के लिए सिंगल लेटर वर्ड क्या होता है आपका क्यू. ठीक है, एस्पाराजिन एंड ग्लूटामिन क्यू. फिर इसमें आप एक नोट लिखिए. सो बेसिकली ये जो आर ग्रुप्स हैं, द आर ग्रुप्स ऑफ these amino acids these amino acids are more soluble in water. The R groups of, मतलब हम सिर्फ इन अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं जो हमने लास्ट कैटेगरी पढ़ी है. द आर ग्रुप्स ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर मोर soluble इन वाटर. ठीक है, तो आर ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर मोर soluble इन वाटर. आर मोर soluble इन वाटर, कॉमा, और मोर हाइड्रोफिलिक, और मोर हाइड्रोफिलिक देन those of non-polar amino acids. More hydrophilic than those of non-polar amino acids. Non-polar amino acids. Comma, because they contain functional groups, because they contain functional groups that form hydrogen bonds with water. Functional groups that form hydrogen bonds with water. That form hydrogen bonds with water. ठीक है, तो जो आर ग्रुप्स हैं इन अमीनो एसिड के, वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, ज्यादा हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, बिकॉज दे कंटेन फंक्शनल ग्रुप दैट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. ठीक है, क्योंकि तभी वाटर में सॉल्युबल होगा ना, क्योंकि पोलर ही वाटर में सॉल्युबल होता है. जो नॉन पोलर है वो वाटर में क्या होगा आपका, इनसॉल्युबल. ठीक है, तो ये हो गई हमारी आपके ये 5 अमाइनो एसिड जो इस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, देखो अभी हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे. जनरली कोई भी एक प्रोटीन होता है ना, जैसे मान लो आपने कह दिया कि ये एक प्रोटीन है. ठीक है, अब क्या होता है ना, ऑब्वियसली उसकी फोल्डिंग होती है. ठीक है, तो फोल्डिंग के बाद हमने क्या देखा कि जो इंटीरियर है, जैसे किस टाइप के अमीनो एसिड इंटीरियर में होते हैं और किस टाइप के अमीनो एसिड सरफेस पे होते हैं. तो मोस्टली जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जिनकी साइड चेन पे चार्ज नहीं है, इंटीरियर में ज्यादातर हाइड्रोफोबिक होते हैं. ठीक है, अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप उसमें कौन से अमीनो एसिड कितने हैं. ठीक है, तो जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं इंटीरियर में, और हाइड्रोफिलिक होते हैं सरफेस पे. हाइड्रोफिलिक ये सारे ही जो हमने पढ़े ना अभी कि जिनमें जो बेसिक हैं, एसिडिक हैं, या जैसे ये भी पोलर अनचार्ज हैं, ये भी रिलेटिवली ज्यादा पोलर हैं. तो कोई भी प्रोटीन होता है उसके इंटीरियर में कौन से अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं, या वो अमीनो एसिड जिन पे जिनका आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, और सरफेस पे कौन से होते हैं जिन पे जिन पे चार्ज होता है या जो हाइड्रोफिलिक होते हैं. ठीक है, इंटीरियर में हाइड्रोफोबिक, सरफेस पे हाइड्रोफिलिक. ठीक है, अब देखो ये तो हमने उन अमीनो एसिड्स की बात करी है जो प्रोटीन्स के अंदर होते हैं. ठीक है, बट मतलब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको आप अनकॉमन बोलते हो. ठीक है, मे बी या तो वो मे बी वो प्रोटीन का पार्ट होते हैं बट वो कम होते हैं. ठीक है, जैसे क्या होता है ना, अभी मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे मान लो लाइसिन है.
लाइसिन के ऊपर बाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। वो तो बाद की बात है ना। जब जब भी कोई प्रोटीन बनता है ना तो उनमें यही अमीनो एसिड्स लगते हैं। ठीक है। हाँ, ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर एक और अमीनो एसिड होता है, तो इसलिए हम बैक्टीरिया के अंदर 21 कॉमन बोल देते हैं। बैक्टीरिया में एक सेलिनोसिस्टीन होता है। कौन सा होता है? सेलिनोसिस्टीन। जैसे हमारे अंदर प्रोटीन्स में सेलिनोसिस्टीन नहीं होता, बैक्टीरिया में सेलिनोसिस्टीन होता है। ऐसे देखो, ऐसे तो आपको ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन देखने को मिल सकती है, बट जनरली जो अमीनो एसिड प्रोटीन का पार्ट बनते हैं या जो एमआरएनए में जब इंफॉर्मेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड आपके प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। ठीक है। बट चलिए फिर भी हम कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स के यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स बताऊंगा। अनकॉमन अमीनो एसिड्स। अनकॉमन अमीनो एसिड्स। अनकॉमन अमीनो एसिड्स। ठीक है। जैसे इसमें एक तो आता है आपका 4 हाइड्रोक्सीलाइसिन। 4 हाइड्रोक्सीलाइसिन। 4 हाइड्रोक्सीलाइसिन। सेकंड यहां पे होता है जैसे 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। One we have that is 6 and methyl 6 and methyl methyl. One we have that is gamma carboxyglutamate. Gamma carboxyglutamate. ठीक है। वन वी हैव दैट इज डेस्मोसिन। डेस्मोसिन। ठीक है। एक जैसे अभी मैंने आपको सेलिनोसिस्टीन बताया। सेलिनोसिस्टीन। एंड वन वी हैव दैट इज ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन ये जनरली हमें आर्जिनिन के बायोसिंथेसिस और यूरिया साइकिल में देखने को मिलते हैं। ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। So these are the key intermediates in the key intermediates in the biosynthesis of arginine. Biosynthesis of arginine and in the urea cycle. Biosynthesis of arginine and in the urea cycle. ठीक है। ये कहां पर देखने को मिलते हैं? की इंटरमीडिएट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन एंड द यूरिया साइकिल। ठीक है। देखो, अमीनो एसिड तो जनरल वर्ड है ना, कि जिसके अंदर एक अमीन ग्रुप हो एक एसिड ग्रुप हो। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे के सारे अमीनो एसिड हमारे मतलब प्रोटीन का पार्ट होता है। जैसे ग्लूटामेट है, अब प्रोटीन में ग्लूटामेट इनकॉर्पोरेट हो गया, बाद में उसकी गामा कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। ठीक है। तो इनको हम अनकॉमन बोल देते हैं। ठीक है, कि ये अनकॉमन अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि ये प्रोटीन टू प्रोटीन वैरी करते हैं। ठीक है। तो जैसे ऑर्निथिन सिट्रुलिन आपको यूरिया साइकिल में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स के नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पी के वैल्यू पढ़ेंगे और किसी भी पेप्टाइड के ऊपर मैं चार्ज को कैसे कैलकुलेट करता हूं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये समझ होगी पी के वैल्यू की, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे कि दे विल गिव यू सम पेप्टाइड एंड दे विल आस्क यू कि इस पेप्टाइड पे चार्ज निकालो। ठीक है। तो लिखिए इसमें टॉपिक जो है दैट इज अमीनो एसिड्स
can act as acids and bases. Amino acids can act as acids and bases. Amino acids can act as acids and bases. Acids and bases. कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? एसिड्स एंड बेसिस. जैसे मान लीजिए ये अमीनो एसिड है, जैसे कोई भी एक अमीनो एसिड है उसमें जैसे हम उस पर लिख रहे हैं कार्बन, यहां पे मैंने लिख दिया COH, NH3 पॉजिटिव, H, यहां पे जैसे जो भी आपका R ग्रुप है. ठीक है. अभी जैसे इस अमीनो एसिड के ऊपर जैसे +1 चार्ज है. ठीक है. उसके बाद मान लो आपका COH ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कार्बन, CO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव, H एंड R. ठीक है. फिर उसके बाद मान लो NH3 पॉजिटिव ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया, NH2, H एंड R. देखो कोई भी एक अमीनो एसिड है या प्रोटीन है, जैसे मान लो ये एक अमीनो एसिड है, आप कहोगे कि अभी जैसे अगर ये फॉर्म है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है. ठीक है. अगर ये फॉर्म है जैसे इसमें प्लस माइनस है तो इस पे चार्ज क्या हो गया? 0. और अगर इस फॉर्म में तो चार्ज क्या है? -1. तो किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे जो चार्ज है, ठीक है, एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि वो कौन से पीएच वाले सॉल्यूशन में है. ठीक है. एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा था ना, पी के वैल्यू एक तरह से पीएच ही होती है. ठीक है. जैसे मान लो बेसिकली यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि COH ने हाइड्रोजन आयन लूज करा, तो हम वो बोलते हैं pKa1. मतलब ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर COH ने हाइड्रोजन आयन लूज करा. ऐसे ही pK2 वो वैल्यू है जिसके ऊपर NH3 पॉजिटिव ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज करा. ठीक है. एक्चुअली पीके वैल्यू हमें क्या बताती है? टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन, टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन. कि किसी भी ग्रुप की हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी कितनी है, वो हमें पीके वैल्यू बताती है. ठीक है. जैसे मैं आपको एक बेसिक सा बताता हूं, जैसे मान लो COH है. अब देखो COH भी अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर सकता है और क्या बना सकता है? CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. ठीक है. ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि जो NH3 पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन आयन लूज करके क्या बनाएगा? NH2 प्लस H पॉजिटिव. जैसे ये NH3 पॉजिटिव है, अगर ये अपने हाइड्रोजन आयन को लूज करेगा तो क्या बनाएगा? NH2 प्लस H पॉजिटिव. अब दोनों लूज कर सकते हैं. अब देखो क्या होता है ना, COH तो एसिड है, अब उसने उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है. अब NH3 पॉजिटिव तो बेसिकली कैसे बना है? जैसे ये NH2 था, मान लो इसने अपना एक H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसने तो बनाया स्टेबल होने के लिए, तो इसकी हाइड्रोजन आयन देने की टेंडेंसी क्या होती है? कम होती है. ठीक है. अब ये टेंडेंसी हम दिखाते हैं पीके वैल्यू की फॉर्म में. ठीक है. जैसे आपको ये याद रखना है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एक जगह ही होता है, बट देर इज ए रेंज. जैसे COH के लिए जो रेंज होती है पीके वैल्यू की, वो होती है 1.8 टू 2.4. ठीक है. जनरली मतलब इस रेंज में ये हाइड्रोजन आयन लूज कर देता है, बट मैंने बताया ना आपको कि इट इज नॉट फिक्स, ये डिफरेंट भी हो सकती है. लेकिन जो NH3 पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन आयन लूज करता है 8.8 और 11 के बीच में, 8.8 और 11 के बीच में. तो मतलब पीके वैल्यू अगर कम है तो हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन पीके वैल्यू ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी कम होती है. ठीक है. वो मतलब आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे यहां पर तो हमने सिर्फ दो ग्रुप्स की बात करी ना, एक COH एक NH3 पॉजिटिव है. ठीक है. तो पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन, टेंडेंसी टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन. जितना
हाइड्रोजन जितनी पी के वैल्यू ज्यादा होगी उतनी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी कम होगी, जितनी पी के वैल्यू कम होगी उतनी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पी के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ ए ग्रुप टू लीव इट्स हाइड्रोजन आयन। जितनी पी के वैल्यू ज्यादा है उतनी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी कम होती है, जितनी पी के वैल्यू कम होती है उतनी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो COH के लिए रेंज 1.8 टू 2.4, NH3 पॉजिटिव के लिए 8.8 टू 11। ठीक है, और ये जो फॉर्म होती है जब चार जीरो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ज्विट्राइन। ठीक है, एक्चुअली ज्विटर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाइपोलर और हाइब्रिड आयन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, ये एक जर्मन वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, बाइपोलर और हाइब्रिड आयन। बाइपोलर और हाइब्रिड आयन, इट इज ए जर्मन वर्ड। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने यहां पर, जैसे आपके पास वैल्यूज हैं pk1 और pk2, हम एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली वो पीएच होती है जिस पीएच पे प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि मेन हमें वो भी क्वेश्चन आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सिंपली आप कैसे निकालोगे, आपके पास एक दो वैल्यू है यहां पर, जैसे pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाई टू। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पीएच के ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक है, पीआई क्या होता है आपका, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच है जिस पीएच के ऊपर किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इट इज द पीएच एट विच चार्ज होने प्रोटीन ऑन ए प्रोटीन और अमीनो एसिड इज जीरो। ये वो पीएच है जिस पीएच के ऊपर जो चार्ज है किसके ऊपर, प्रोटीन और अमीनो एसिड पे जीरो होता है। इट इज अ पीएच एट विच चार्ज ऑन ए प्रोटीन और अमीनो एसिड इज जीरो। ठीक है, तो पी आई इज इक्वल टू pk1 प्लस pk2 डिवाइडेड बाय टू। सो इट इज अ pH एट विच चार्ज ऑन ए प्रोटीन और अमीनो एसिड इज जीरो। आया समझ में ये? हम्म, चार्ज कैसे, ये देखो ना, इसमें आपने NH3 पॉजिटिव बनाया है, अब ये +1 चार्ज है। ठीक है, अब COH ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दिया, तो ये माइनस और ये प्लस, ये जीरो हो गया। अब क्या NH3 ने भी अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, तो फिर सिर्फ माइनस रह गया। मतलब ये हम जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसी को देख के बता रहे हैं। अब देखो वही होता है ना, जैसे अभी आपने अलग अलग अमीनो एसिड पढ़े हैं, जैसे अब क्या होता है कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जो आपके मतलब ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, तो उनमें साइड चेन कंट्रीब्यूट नहीं करती। अभी जो हम, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज याद भी रखनी पड़ेंगी और आपको थोड़ा बहुत जज भी करना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है ना, जैसे ये अमीनो एसिड है, इसमें तीन वैल्यू होंगी। एक वैल्यू होगी COH की, एक होगी NH3 पॉजिटिव की, और एक होगी साइड चेन की। ठीक है ना, अभी वो आपको टेबल से क्लियर होगा, क्योंकि वो टेबल की समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो टेबल की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हमारा मोटिव यही रहेगा, जैसे अगर आपके पास दो वैल्यू हैं तो आपने सिंपली दो वैल्यूज को ऐड करना है, दो से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर हमारे पास तीन वैल्यू होती हैं तब हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, इन सब में तीन वैल्यूज गिवन होंगी। एक वैल्यू COH की, एक NH3 पॉजिटिव की, और एक साइड चेन की। इसके अलावा मतलब ये पांच तो है ही सी, इसके अलावा एक टायरोसिन और एक सिस्टीन, इनकी भी तीन वैल्यू होती हैं। ठीक है, वो भी आपको टेबल में पता लग जाएगा। जैसे आप ये टेबल देखो, ठीक है, ये एक टेबल है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, अब ये तो है नहीं कि हम टेबल में सारी वैल्यूज याद कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं
जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है, जो हमने ध्यान से समझना है पहले, ठीक है। और अब जैसे फिर एक ये भी कंसेप्ट देखेंगे, जैसे आपने कह दिया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो जीरो है, लेकिन अगर पीएच पीआई से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है, तब प्रोटीन पे क्या चार्ज होगा? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो जीरो है, लेकिन अगर पीएच, अगर मैं उस प्रोटीन को उस सॉल्यूशन में डालूं जिसकी पीएच पीआई से ज्यादा है, या उस सॉल्यूशन में डालूं जिसमें जिसकी पीएच पीआई से कम है, तब उस प्रोटीन पे क्या चार्ज होगा, वो भी अभी हम सीखेंगे बाद में। बट पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने इसको समझना है, ठीक है, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। अब देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे अब देखो हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं पहले। जैसे मान लो सबसे पहले हम, जैसे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, मिथनिन था, आपको सिर्फ दो ही वैल्यू दिख रही हैं। एक PK1, ठीक है, जो कि किसकी है, COH की, और PK2 किसकी है, NH3 पॉजिटिव की, ठीक है। आपको वैल्यू से आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे मान लो उसने हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सी COH की है, कौन सी NH3 पॉजिटिव की है। जैसे आप देखो पी COH की सारी वैल्यूज कम है, 2.34, 2.34, 1.99, 2.32, और NH3 पॉजिटिव की सारी वैल्यू ज्यादा है। तो अगर आपको दो वैल्यू वैसे रैंडमली दी हो, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एक जो कम वाली वैल्यू है वो COH की है, ज्यादा वाली वैल्यू NH3 पॉजिटिव की है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले मैं ग्लाइसिन का एग्जांपल लेता हूं। ग्लाइसिन में सिंपली आपने क्या करना है, क्योंकि दो वैल्यूज गिवन है, एक है 2.34 और एक वैल्यू है 9.60। तो इसमें मैंने आपको बताया ना, अगर दो ही वैल्यू होती हैं तो सिंपली आपने दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ गया। यू जस्ट नीड टू ऐड 2.34 प्लस 9.60, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं आने वाला कि आप सोचो कि दो वैल्यू गिवन होंगी और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब यहां पर आपको, जैसे ये जितने भी जिसमें दो दो वैल्यूज हैं वहां कुछ नहीं करना होता, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल यहां पे लूंगा लाइसिन का। देखो आपको पूरी टेबल के अंदर लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एक सिस्टीन और एक टायरोसिन, पूरी टेबल में 7 ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी हमें 3 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। और बाकी किसी की भी 3 वैल्यूज नहीं है, तो बाकी की सिंपली आपने दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर वेट्स भी बता रखे हैं। जैसे अभी मैंने फिनाइल एलिन का निकाला था 165, ठीक है ना, देखो वही वेट है। अब समझते हैं इस चीज को। अगर मेरे पास मतलब वो अमीनो एसिड है, जैसे लाइसिन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, किसका एग्जांपल हम लेंगे यहां पर, लाइसिन का, और यहां पर हमें कितनी वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज। यहां पर हमें कितनी वैल्यूज गिवन है, 3 वैल्यूज। यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज की बना है, 3 वैल्यूज। देखो लाइसिन को समझते हैं, ठीक है। लाइसिन में जो वैल्यूज मुझे गिवन है, एक है 2.18, एक वैल्यू है 8.95, एक है 10.53, ठीक है। 3 वैल्यू है मेरे पास, 2.18, 8.95 एंड 10.53, ठीक है। अब इसमें हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालें? जब मुझे 3 वैल्यूज गिवन है, जैसे एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू है 2.18, एक वैल्यू है 8.95, और एक वैल्यू आपके पास 10.53, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो आपने साइड चेन की तो वैल्यू लेनी है, दूसरी वैल्यू वो लेनी है जैसा साइड चेन का नेचर है। अब साइड चेन, लाइसिन की साइड चेन में क्या है, NH3 पॉजिटिव ग्रुप, तो दूसरी वैल्यू भी मुझे NH3 पॉजिटिव वाली लेनी है। तो मैंने सिंपली क्या करना है, 8.95 और 10 8.95 और 10.53 को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इस केस में मैं कौन सी दो वैल्यू लूंगा, एक देखो साइड चेन की तो मैंने लेनी है, अब साइड चेन की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 10.53, ठीक है। और दूसरी वैल्यू मैंने वो लेनी है जैसे साइड चेन का नेचर है, तो मैंने 8.95,
मैंने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.74। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 9.74। आया समझ में ये? ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि पेपर में क्या आता है। ठीक है, आपने हर एक चीज को ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम में अभी जैसे लाइसिन है, ठीक है, अब बाकी में भी ऐसे ही करेंगे हम, जो ये तीनों है और ये दोनों। ठीक है, जैसे लाइसिन में भी आप क्या करोगे, आर्जिनिन में भी लाइसिन के बाद हिस्टिडीन है, इसमें भी आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, एक साइड चेन की 6 और दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है, 9.17। ठीक है, क्योंकि जैसे साइड चेन का नेचर है वैसे लेना है। यहाँ पे 12.48 और 9.04। ठीक है, ये बात है बेसिक की। ठीक है, एसिडिक में क्या है, अब एसिडिक में तो साइड चेन में COH ग्रुप होता है, तो दूसरी वैल्यू मैंने कौन सी लेनी है, जो COH की है। ठीक है, मतलब तीन में से कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप तीन वैल्यूज को ऐड करो और 3 से डिवाइड करना है, लेनी तीन में से दो है। अगर मुझे तीन वैल्यू गिवन है, अब जैसे यहां पर मैंने तीन वैल्यू लिखी, आपको पता है कि तीन वैल्यू में से दो वैल्यू हायर साइड पे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो बेसिक अमीनो एसिड है। लेकिन तीन में से जैसे अगर मैं एस्पार्टिक एसिड की वैल्यूज लिखूं, एक वैल्यू है 1.88, एक वैल्यू है 9.60 और एक वैल्यू है 3.65। अब मुझे पता लग रहा है कि तीन में से दो वैल्यू लोअर साइड पे हैं। ठीक है, वैसे तो हमने COH की रेंज लिखी थी 1.8 टू 2.4, बट मैंने अभी बताया ना कि साइड चेन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे अब आप इन तीनों को कंपेयर करो, लाइसिन की साइड चेन की वैल्यू है 10.53, आर्जिनिन की साइड चेन की वैल्यू है 12.48, हिस्टिडीन की 6 है। तभी मैंने वहां पे आपको बताया था कि हिस्टिडीन जो होता है ना, उसकी थोड़ी सी न्यूट्रलिटी के पास होती है। ठीक है, अब वो क्या होता है ना, हमें ये नहीं है कि हमें पीके वैल्यू निकालते कैसे हैं, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, हमें सिंपली इन वैल्यूज को समझना है। ठीक है, क्योंकि जितनी पीके वैल्यू कम होती है, उतनी हाइड्रोजन आयन लीव करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे, आप इसको भी समझ लो, कोई नहीं, वैल्यूज वगैरह आपको सब आराम से आप देख लेना। पहले आप इस चीज को समझो, पहले अगर दो वैल्यूज हैं तो दोनों को ऐड करना है, दो से डिवाइड कर देना है। लेकिन तीन वैल्यू गिवन होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक अमीनो एसिड है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप होता है, उसमें तीन वैल्यूज होती हैं। अब तीन में से कौन सी दो वैल्यू लेनी है, जो हायर साइड पे है। एसिडिक में कौन सी दो वैल्यू लेनी है, जो लोअर साइड पे है। ठीक है, आप सिंपली ऐसे 1.88 प्लस 3.65 करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2.77 आएगा। 2.19 को 4.25 ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 3.22 आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ जैसे स्टेटमेंट्स, मैं कुछ पॉइंट्स बोलूंगा। ठीक है, अब आपने जैसे मान लो क्या है, जैसे मैं लाइसिन पे चलता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको लाइसिन का एग्जांपल देता हूं। ठीक है, लाइसिन में मेरे को दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, एक वैल्यू गिवन है, मतलब जो सिर्फ हम NH3 पॉजिटिव की बात करें, एक वैल्यू है 8.95 जो कि है इस NH3 पॉजिटिव की, और इसके साथ जो NH3 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू है 10.53। ठीक है, मे बी वो मेरे से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। अब उसने क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जो NH3 पॉजिटिव अल्फा से लगा है और जो NH3 पॉजिटिव एप्सिलॉन से लगा है, दोनों की पीके वैल्यू सेम है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर उसने लिखा कि जो अल्फा के साथ NH3 पॉजिटिव है उसकी पीके वैल्यू एप्सिलॉन वाले से ज्यादा है, तो ये भी गलत है। फिर उसने लिखा कि जो अल्फा से अटैच है NH3 पॉजिटिव, उसकी पीके वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर एक उसने और लिखी, जैसे अभी ग्वानिडीन साइड चेन की वैल्यू कितनी थी, 12.48। उसने एक लाइन ऐसे लिख दी कि जो ग्वानिडीन साइड चेन है उसकी वैल्यू मान लो एप्सिलॉन से कम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो वो मेरे से डायरेक्ट वैल्यूज नहीं पूछने वाला वहां पे, बट उसने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आइडिया क्या होना चाहिए, कि वैल्यूज क्या है। ठीक है, मे बी इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे वही ना मैंने आपको बताया ना, हम हर एक की तो वैल्यू याद नहीं कर सकते, और कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा ना, वो वैल्यू भी थोड़ी बहुत वेरिएबल दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज क्या बताई,
कि अल्फा के साथ जो NH3 पॉजिटिव है, आपको याद रखना है उसकी पीके वैल्यू एप्सिलॉन वाले से कम है, ठीक है। लेकिन ग्वानिडीन साइड चेन की क्या है, सबसे ज्यादा है। इन 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 जितने भी अमीनो एसिड हैं, आप सबसे ज्यादा किसकी देखोगे, मतलब जो है वो ग्वानिडीन की है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाता भी हूं, वो हम क्वेश्चन करेंगे बाद में डिस्कस ना। मतलब आपको ना वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो काम किए हैं, ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आगे आएगा भी सी। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आया, समटाइम्स दे गिव यू ए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज ऑफ अमीनो एसिड विद डिक्रीजिंग पीके वैल्यू, कि पीके वैल्यू कम हो रही हो। अब आपको पता है कि जैसे मान लो अभी हमने, हमें पता है कि आर्जिनिन की जो है उसकी साइड चेन की वैल्यू लाइसिन से ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इस ऑप्शन में उसने क्या दिखा दिया, डिक्रीजिंग का मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाना है, ठीक है। अब लाइसिन की तो आर्जिनिन से ज्यादा है नहीं, तो ये ऑप्शन तो क्या होगी, एलिमिनेट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 12.48, ठीक है। लाइसिन की कितनी लिखी थी हमने, 10.53। सिर्फ साइड चेन की बात हो रही है, कितनी थी, 10.53। सिस्टीन की है 8.18, ठीक है। तो अगर उस ऑप्शन में देखें, उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन गिवन है, जैसे अब लाइसिन की ज्यादा है या सिस्टीन की, लाइसिन की है 10.53, सिस्टीन की है 8.18। तो इसका मतलब आर्जिनिन की सबसे ज्यादा है, फिर लाइसिन की, फिर सिस्टीन की, फिर हिस्टिडीन की। उसने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, बट वो ये चाहता है कि आपको पता हो कि कौन सी अमीनो एसिड की साइड चेन की पीके वैल्यू होती भी क्या है, और वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आपको ऑर्डर भी पता हो। जैसे देखो 7 ही अमीनो एसिड है, मैंने आपको बताया ना, जिनकी वैल्यू 3 है, बाकी की तो साइड चेन की वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा करा। एक्चुअली जो सिरिन है, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था कि सिरिन की पीके वैल्यू, जैसे हमें टेबल में गिवन ही नहीं है, उसकी पीके वैल्यू 13 के राउंड होती है। अब टेबल में सिरिन की वैल्यू नहीं थी, तो वो जो लिस्ट थी उसमें सिरिन की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, जबकि यहां पर आपको टेबल में सिरिन नहीं गिवन। अगर आप सिरिन की पीके वैल्यू देखोगे, आपको देखने को मिलेगी वो 13 के राउंड होती है। तो उसमें फिर सिरिन की सबसे ज्यादा थी, मतलब सेरिन की साइड चेन की वैल्यू। तभी मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग में भी बताया था कि उनको हम पोलर अनचार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जनरली ऐसे हाइड्रोजन आयन लूज नहीं करता, क्योंकि उसकी पीके वैल्यू होती ही बहुत ज्यादा है। सेरिन की साइड चेन की पीके वैल्यू आप वैसे भी सर्च भी करना, क्योंकि देखो आप टेबल के अंदर उसने हमें सेरिन की साइड चेन की पीके वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। वो मतलब ग्वानिडीन साइड चेन से भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन आया, क्योंकि आप देखो आपके सामने जो टेबल है स्टैंडर्ड, इसके अंदर सेरिन की साइड चेन की वैल्यू ही नहीं है। वो मे बी इसलिए नहीं शो कर रही होती क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत हाइयर होती है, और मे बी वो वैल्यू या तो होती ही नहीं है जनरली सिस्टम में कि वो हाइड्रोजन आयन लूज करे, ठीक है। तो सेरिन की पीके वैल्यू आपकी इनसे भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर तो 2 वैल्यूज गिवन है, सिंपली आप दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। 3 वैल्यू गिवन है, तो जैसे अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड है, एसिडिक है, तो बेसिक में जो साइड चेन की वैल्यू है वो लेनी है। दूसरी वैल्यू हमने कौन सी लेनी है, जैसा साइड चेन का नेचर है, ठीक है। ऐसी एसिडिक में भी एक वैल्यू वो लेनी है जो कौन सी है, जो साइड चेन की है। दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है, जैसे साइड चेन का नेचर है, ठीक है। ये तो हमें याद रखना है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइसिन के केस में, क्योंकि अल्फा एप्सिलॉन की बात हो रही है तो लाइसिन की बात हो रही है। अल्फा के साथ जो NH3 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, ठीक है। ग्वानिडीन साइड चेन की वैल्यू एप्सिलॉन से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो एक बार उसने एक पॉइंट और क्या पूछा, यहां पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में किसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा है, ग्लूटामिक का। उसने स्टेटमेंट लिखी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एस्पार्टिक एसिड का ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एस्पार्टिक एसिड से ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक चीज और आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जनरली जो हाइड्रोफोबिक है, जैसे इफ आई मेक ए कंपैरिजन, जैसे मान लो ये सारे हाइड्रोफोबिक थे, आर ग्रुप, ठीक है। तो इनकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, मतलब 6 के अराउंड आ रही है,
ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड की वैल्यू आ रही है 3 के राउंड, बस 3.22 मैक्सिमम। और जो बेसिक है उनकी वैल्यू आ रही है हाइयर साइड पे। तो जनरली आप ये भी एक कंक्लूजन कर सकते हो, बेसिक अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स, और सबसे कम किसका होगा, एसिडिक वालों का। सबसे कम किसका होगा, एसिडिक वालों का। सबसे ज्यादा किसका होता है, बेसिक का, बीच में हाइड्रोफोबिक, और सबसे कम एसिडिक का। ठीक है। देखो ये कुछ मैं आपको वही बता रहा हूं ना, दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो हमें थोड़ा बहुत जिसको समझना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आपको बताया ना, दे विल नॉट आस्क यू द एग्जैक्ट वैल्यू, बट वी हैव टू बी, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है। आप सोचो ना, उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा नहीं, ये नहीं कहा कि मुझे लाइसिन का जो अल्फा के साथ NH3 पॉजिटिव है उसको मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, ऐसा नहीं पूछा उसने मेरे से। ठीक है। तो ये 3 बेसिक और 2 एसिडिक का मुझे ऐसे ही करना है। ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन भी आएगा ना, आपके पास 3 वैल्यू होंगी, क्योंकि हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद में। आपको बस ये पहले समझना है कि 3 वैल्यू गिवन है, 3 में से कौन सी 2 लेनी है। ठीक है। इनका तो चलो क्लियर है, लेकिन आपको सिस्टीन और टायरोसिन का थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो सिस्टीन की बात करें, अब सिस्टीन में एक वैल्यू है 1.96, एक है 10.28, एक है 8.18। इसमें से अब 2 वैल्यू कौन सी हाइयर साइड पे हैं। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा, इसमें जो हमें पीआई जब निकालना होता है, उसमें हमें साइड चेन की तो वैल्यू लेनी है, क्योंकि साइड चेन में इसमें होता है एसएच ग्रुप। ठीक है। लेकिन दूसरी वैल्यू हमें लेनी होती है सीओएच की। ठीक है। तो इसके अंदर हमें दोनों हाइयर साइड वाली वैल्यूज नहीं लेनी है, इसमें आपने 8.18 और दूसरी वैल्यू कौन सी लेनी है, सीओएच की। सिस्टीन के लिए आपने याद रखना है। 3 वैल्यू को देख के तो मुझे यही लग रहा है कि मुझे 2 वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए, 8.18 और 10.28, बट ऐसा नहीं करना है। इसमें 16 के अंदर आपने 8.18 और प्लस किसको ऐड करना है, इसके अंदर आपने ऐड किसको करना है, 1.96 को, और आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तब आपका आंसर कितना आएगा, 5.07। ठीक है। 16 में, 16 के अंदर आपने साइड चेन की वैल्यू लेनी है और दूसरी सीओएच की वैल्यू लेनी है। ठीक है। और एक आते हैं टायरोसिन। टायरोसिन में आपको क्या याद रखना है, टायरोसिन में आपने साइड चेन की वैल्यू नहीं लेनी। टायरोसिन में सिंपल, जैसे हम COH और NH3 का लेते हैं वैसे ही करना है बस। टायरोसिन में हमने साइड चेन की पीके वैल्यू नहीं लेनी, आपने सिंपली COH और NH3 पॉजिटिव की वैल्यूज को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना है। आया समझ में ये, पढ़ा हुआ है कि नहीं पहले। हम्म। पढ़ा ऐसा कुछ, क्या डिफरेंट है। able touches and hands. हम्म। बाकी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल तो पढ़ा होगा। हाँ, अब वही हो गया ना, देखो अब स्ट्रक्चर्स हमें पता है। अब जैसे आप अब इस टाइप की जो नॉलेज है, एक तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, पी के वैल्यूज, और एक चार्ज, अगर आपको ये समझ है तभी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दे विल गिव यू ए पेप्टाइड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस पेप्टाइड। दे विल गिव यू ए स्ट्रक्चर, या जो भी उसमें कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल लो। ठीक है। इसलिए इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। नो नीड टू मेमोराइज द वैल्यूज, कोई फायदा नहीं है उसका, वैल्यूज मेमोराइज नहीं करनी है आपने, बट यू हैव टू बी, यू हैव टू, हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। जैसे एक पॉइंट है, अल्फा का पी के वैल्यू कम होती है। ठीक है। ग्वानिडिन की सबसे ज्यादा होती है, हिस्टिडिन की 6 होती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ग्लूटामिक एसिड का ज्यादा होता है। फिर एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जैसे सिस्टीन के अंदर हमें कौन सी 2 वैल्यू लेनी है, और टायरोसिन में हमें साइड चेन की वैल्यू नहीं लेनी, हमें सिर्फ कौन सी 2 वैल्यू लेनी है, COH और NH3 पॉजिटिव की। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। ठीक है। क्योंकि प्रोटीन से होता है ना, उसमें बड़े सारे प्रोटीन्स, देखो अमीनो एसिड्स की नॉलेज वैसे भी होना जरूरी है। हर एक जगह अमीनो एसिड आएंगे, मान लो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पर भी क्या बोलेंगे कि ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ओलिन ग्लाइकोसाइलेशन है, वो सिरिन सिरिन थ्रियोनिन की होती है। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट हमारा वहां रह गया था, एक्चुअली जो एस्पाराजिन होता है ना, वो उसको भी आप नोट कर लेना, इसकी ये रिस्पॉन्सिबल होता है एनलिन ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। एस्पाराजिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, और ये कहां पर होती है, ईआर में। ये सब हम पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो जब हम सेल बायो पढ़ेंगे तब हम कहेंगे एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है, लेकिन वहां पर सिर्फ हम अमीनो एसिड की बात करेंगे कि इस अमीनो एसिड की होती है, तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहां पर होती है, ईआर में। क्योंकि जो भी प्रोटीन बना है उसमें फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं, तो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहां पर होती है, ईआर में। ओ लिंक्ड कहां पर होती है, आपके गोल्जी में। ठीक है, तो हमने इन वैल्यूज को थोड़ा समझना है। ठीक है, देखो दो वैल्यू वाला तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, वो तो चलो कोई बेसिक सा पेपर हो तो वो सिंपली दो वैल्यूज है, दो को ऐड करो, दो से डिवाइड कर दो। बात वहां पर आती है जहां पर तीन वैल्यूज गिवन है, कौन सी दो वैल्यू मैंने लेनी है। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक में मैंने आपको बता दिया साइड चेन प्लस, जैसे साइड चेन का नेचर है। सिस्टीन में साइड चेन की वैल्यू लेनी है, बट दूसरी वैल्यू COH की लेनी है। देखो मैं अभी आपको ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि ये जो वैल्यूज यहां पर गिवन है ये कैसे आई हैं, क्योंकि बुक में ऐसे ना एक्सप्लेन नहीं करा होता। आपने सिंपली देखना है, जैसे मान लो ये 5.07 है, अगर मैं 8.18 और 10.28 को ऐड करके दो से डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू तो, मतलब आप सोचो ना, वो तो 9+ आएगी, क्योंकि मतलब 10 और 8, 18 पॉइंट बन रहा है ये 4 6, तो वो तो 9.23 बन रही है। लेकिन जब मैं 8.18 को 1.96 से ऐड करता हूं तब मेरा आंसर कितना आएगा, 5.07। ठीक है, तो ये टेबल जो होती है इट मे नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द बुक, बट ये होता है कि हमें थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, जैसे ये क्वेश्चन आएगा अरेंज करो पी के वैल्यू को। ठीक है, तो मुझे अब आइडिया है इसी ग्वानिडिन की ज्यादा है, और उसके बाद जो वैल्यूज मुझे गिवन है कि टायरोसिन की भी 10.07 है। ठीक है, और कई बार जो क्वेश्चन आपको गिवन होता है उसमें साइड चेन की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है जो हमने टेबल में देखी है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तब वो आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बियर लैम्बर्ट लॉ बताया। ठीक है, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला में देखा कि एब्जॉर्बेंस किसके इक्वल होती है, E λ.C.L। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करने से थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस बनता है कि एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, एग्जाम वाले तो थोड़ा सा चाहते हैं ना कि आपको, आप यू शुड बी गुड एट कैलकुलेशंस, आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। फॉर्मूला तो सबको ही पता है, फॉर्मूला तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, बट हाउ टू अप्लाई। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ा सा अमीनो एसिड्स का नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक अमीनो एसिड का नेचर पता हो। ठीक है, लाइसिन सिंगल लेटर वर्ड्स पता हो, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पाराजीन एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्लूटामिन। ठीक है, फिर मैंने कुछ आपको अनकॉमन अमीनो एसिड्स बताए, और फिर मैंने आपको आइसोलेक्ट्री पॉइंट का कंसेप्ट बताया। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चंस करेंगे, आइसोलेक्ट्री पॉइंट कैसे निकालते हैं, पेप्टाइड पे चार्ज कैसे निकालते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे पीएच पीआई से ज्यादा है और पीएच पीआई से कम है तो किसी भी प्रोटीन या पेप्टाइड के ऊपर क्या चार्ज होता है। ठीक है, तो चलिए कल इसको फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे।